नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग न्यूज बिग शो। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। बिग न्यूज बिग शो में आज हम उन तमाम बड़ी खबरों का विश्लेषण करने जा रहे हैं जिनका सरोकार आपसे है, हमसे है। हम आपको दिखाएंगे कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को कांग्रेस के 55 साल क्यों याद आए। हम आपको ये भी बताएंगे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्यों शाहरुख खान का डायलॉग बोल रहे हैं कि माय नेम इज अरविंद केजरीवाल एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। हम आपको अयोध्या में होने वाले आस्था और विज्ञान का जो संगम होगा रामनवमी के दिन, उसके बारे में भी विस्तार पूर्वक बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड स्टार सलमान खान की। सलमान खान के घर जिन 2 शूटर्स ने फायरिंग की थी वो अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। इन दोनों का संबंध लॉरेंस बिश्नोई से बताया जा रहा है और इनको अब 25 अप्रैल तक क्राइम ब्रांच की हिरासत में भेज दिया गया है। ये जो शूटर्स थे, इन्होंने लॉरेंस बिश्नोई के भाई के कहने पर वहाँ पे फायरिंग की थी, जो वो फेसबुक के ज़रिए बता भी चुके हैं। अब पूरा मामला क्या है और लॉरेंस बिश्नोई लगातार सलमान खान के पीछे क्यों पड़े हैं, बार बार उनको जान से मार देने की धमकी क्यों देते हैं, ये सब जानिए हमारी बिग न्यूज़ बिग शो की इस पहली बिग रिपोर्ट में। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग मामले में मुंबई पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने वाले 2 शूटरों को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गुजरात से गिरफ्तार किया है। दोनों बिहार के वेस्ट चंपारण में मसीही के रहने वाले हैं। मुंबई पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने 25 अप्रैल तक क्राइम ब्रांच की हिरासत में भेजा। सोमवार रात को विक्की गुप्ता और सागर पाल को गिरफ्तार किया था। दोनों से पुलिस पूछताछ में हुआ था खुलासा। दोनों लॉरेंस बिश्नोई गैंग के संपर्क में थे। अनमोल बिश्नोई के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। अनमोल बिश्नोई ने मामले को लेकर फेसबुक पर लिखा था, अनमोल बिश्नोई लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई है। 3 बार सलमान खान के घर की रैकी की थी। आपको बताते हैं कि इस मामले में अब तक क्या क्या हुआ। रविवार तड़के सलमान खान के बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर गोलियां चलीं। मोटरसाइकिल सवार लोगों ने बॉलीवुड अभिनेता के घर के बाहर कई राउंड फायरिंग की। मुंबई पुलिस की अपराध शाखा और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। पुलिस ने अपार्टमेंट से लगभग कुछ किलोमीटर दूर एक दोपहिया वाहन बरामद किया। सीएम शिंदे ने आरोपियों की गिरफ्तारी का दिया आश्वासन। लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने ली फायरिंग की जिम्मेदारी। केस मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंपा गया। चलिए आपको सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई के बीच की दुश्मनी की वजह भी समझाते हैं। बात 1998 की है। सलमान खान हम साथ साथ हैं मूवी की शूटिंग कर रहे थे। फिल्म की शूटिंग राजस्थान में चल रही थी। 27-28 सितंबर की रात सलमान खान फिल्म के बाकी कलाकारों के साथ शिकार पर निकले, जहां घोड़ा फार्म हाउस में काले हिरण का शिकार हुआ। इसके बाद 1 अक्टूबर की रात जोधपुर के कंकाली गांव में 2 काले हिरणों का शिकार किया गया। जहां हिरणों का शिकार हुआ वहां गांव वालों ने एक जिप्सी घूमती देखी तो वहां दौड़ कर गए, तो उन्हें जिप्सी भागती हुई दिखाई दी। गांव वालों ने जिप्सी में मौजूद लोगों के बीच बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान का चेहरा पहचान लिया। इसके बाद उन पर केस दर्ज हुआ। हालांकि उस वक्त वे छूट गए। लॉरेंस बिश्नोई की सलमान खान से सीधे तौर पर कोई दुश्मनी नहीं है। न ही लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान से कभी किसी तरह की रैंसम डिमांड की है। लॉरेंस बिश्नोई की सलमान खान से एकमात्र दुश्मनी की वजह है काला हिरण, क्योंकि सलमान खान पर काले हिरण का शिकार करने का इल्जाम है। काला हिरण बिश्नोई समाज के लिए पूजनीय है। लॉरेंस बिश्नोई के अनुसार सलमान खान ने काले हिरण का शिकार करके बिश्नोई समाज की भावनाएं आहत की हैं। लॉरेंस बिश्नोई का कहना यह भी है कि अगर सलमान खान बिश्नोई समाज की कुलदेवी के सामने जाकर माफी मांग लेते हैं तो वो उन्हें माफ कर देगा। बहरहाल सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग मामले की जांच तेजी से की जा रही है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने दोनों शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया है। अब देखने वाली बात होगी कि आरोपियों से पूछताछ में और क्या कुछ राज सामने निकल कर आते हैं। सूर्या समाचार के लिए गुरुग्राम से नीरज अंबावता की रिपोर्ट।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी को कांग्रेस के 55 साल याद आ रहे हैं। वो अब राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि राहुल गांधी गरीबी की हटाने की बात तो करते हैं, लेकिन 55 साल जो कांग्रेस का शासन रहा वो गरीबी नहीं मिटा सके। अब वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने गरीबों का जो भरोसा कांग्रेस पार्टी पर था 55 साल तक, वो भरोसा अब खो दिया है। अब जो गरीब हैं उनकी देखभाल के लिए एक ही नाम, एक ही गारंटी है और वो है नरेंद्र मोदी की। उधर अगर हम पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब की बात करें तो उन्होंने भी कांग्रेस को घेरा है और बताया है कि ये जो महंगाई है ये कांग्रेस शासन से आज भी कम है। कांग्रेस शासन में जो महंगाई थी और गरीबों की जो हालत थी उसे भारतीय जनता पार्टी के सुशासन ने काफ़ी हद तक सुधारा है। और इसके साथ साथ उन्होंने कांग्रेस पर भी चुटकी ली और कहा कि इनसे तो अपने उम्मीदवार इस लोकसभा चुनाव में कौन होंगे ये डिसाइड करना भी काफ़ी मुश्किल हो रहा है। 2024 के चुनाव में पूरे प्रदेश की नजर करनाल लोकसभा सीट और करनाल विधानसभा सीट पर है। ये दोनों प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट बन गई है। करनाल लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल उम्मीदवार हैं, तो करनाल विधानसभा सीट से मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सैनी मैदान में हैं। लिहाजा करनाल फतह करने के लिए रणनीति भी खास बनाई जा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी करनाल पहुंचे। करनाल उपचुनाव उम्मीदवार के तौर पर कई अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा। नायब सैनी ने कहा कि राहुल गांधी गरीबी की बात करते हैं, लेकिन कई सालों तक कांग्रेस ने राज किया और गरीबी नहीं मिटा पाए। 55 सालों में गरीबी उन पे ख़त्म नहीं हुई। बातें तो करते रहे हैं, परंतु गरीबी ख़त्म नहीं कर पाए और गरीबों ने अब उनको ऊपर से विश्वास उठ चुका है। अब तो एक ही व्यक्ति के ऊपर विश्वास है, वो नरेंद्र मोदी। वहीं करनाल के असंध में पूर्व मुख्यमंत्री और करनाल लोकसभा से बीजेपी उम्मीदवार मनोहर लाल पहुंचे। उन्होंने कांग्रेस पर उम्मीदवारों की घोषणा में हो रही देरी पर निशाना साधा और कहा कि वे तो चाहते हैं कि जल्द ही अपना उम्मीदवार उतारें। अभी तो लड़ाई में मजा ही नहीं आ रहा। मैं तो चाहता हूं जल्दी हो जाए, थोड़ा मैदान में लड़ाई का मजा बढ़ जाएगा। अभी तो मजा ही नहीं आ रहा। यानी आम जनता भी ये कहने लग गई है कि इस सीट के ऊपर भारी मतों से विजय होगी। अब जहां मैं जाता हूं, चाहे लोकसभा करनाल हो चाहे अन्य लोकसभाएं हो, सभी तरफ ऐसा वातावरण बना है और एक ऐसी लहर चल रही है, मोदी लहर, कि इसके ऊपर मतलब कुल मिला करके हमको पूरा भरोसा है बड़ी मार्जिन से 10 की। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहीं नहीं रुके। उन्होंने आगे दावा किया कि कांग्रेस के समय में महंगाई डबल थी। महंगाई तो उन्होंने पहले जितनी की हुई थी उसके अंदाजे, उसके आंकड़े आज मैंने सब बताए हैं, आपको सबको मिल जाएंगे। जिन आंकड़ों के भरोसे वो चलते हैं, आज मैं दावे से कह सकता हूं कि उस समय महंगाई डबल थी। अगर एक आंकड़ा आपको बताता हूं तो आप जनता को बता सकते हैं, 2006 से लेकर के 2016 तक डीए की किस्त, यानी जो 6 में 0 थी, 16 में 126% हो गई थी, वो 16 के बाद 16 में 0 होकर के आज 8 साल में मात्र 48% है। 2 साल में और अगर ज्यादा बढ़ेगी तो 12% बढ़ने के बाद 60 होगी। इस समय 10 साल में 60%, उस समय 10 साल में 126%। बहरहाल करनाल जीतने के लिए बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है, क्योंकि ये सीट न सिर्फ बीजेपी के लिए खास है बल्कि पूरे प्रदेश के लिए हॉट सीट बन गई है। सूर्या समाचार के लिए करनाल से हिमांशु नारंग की रिपोर्ट। बिग न्यूज बिग शो में आइए अब बात करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल आजकल इमोशनल अत्याचार कर रहे हैं। केजरीवाल ने एक इमोशनल कार्ड खेला है। उन्होंने जेल में बंद रहते हुए एक चिट्ठी लिखी है, पूरे उसी अंदाज में जिस तरीके से शाहरुख खान ने कहा था एक फिल्म में कि माय नेम इज़ खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। उसी लहजे में अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मैं अरविंद केजरीवाल हूँ और मैं आतंकवादी नहीं हूँ। ये चिट्ठी संजय सिंह ने पढ़कर सुनाई। केजरीवाल को कहीं से भी राहत नहीं मिल रही है। वो लगातार चिट्ठियाँ लिख रहे हैं जिनके
कारण कभी उनकी मंत्री, कभी उनकी पत्नी और अब संजय सिंह उनकी चिट्ठी को पढ़ते हैं और केजरीवाल का जो संदेश जेल से आता है उसे अपने वोटर्स तक पहुंचाते हैं और इमोशनल कार्ड के जरिए आने वाले लोकसभा में जेल यात्रा का फायदा भी उठाना चाह रहे हैं। माय नेम इज केजरीवाल एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आजकल यही कह रहे हैं कि उनका नाम अरविंद केजरीवाल है और वो आतंकवादी नहीं है। अरविंद केजरीवाल को बेशक कोर्ट से राहत नहीं मिल रही है, जेल से रिहाई नहीं हो रही है, लेकिन वो जेल से ही लगातार इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल इन दिनों न्यायिक हिरासत के तहत तिहाड़ जेल में बंद हैं। जेल से वे अपना संदेश भी भिजवाते रहते हैं। उन्होंने इस बार आप सांसद संजय सिंह के माध्यम से एक संदेश भिजवाया है। सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मेरा नाम अरविंद केजरीवाल है और मैं आतंकवादी नहीं हूं। जिस जनता के लिए उन्होंने एक बेटे, भाई की तरह काम किया, उस जनता के लिए एक संदेश भेजा है कि मेरा नाम अरविंद केजरीवाल है और मैं आतंकवादी नहीं हूं। मेरा नाम अरविंद केजरीवाल है और मैं आतंकवादी नहीं हूं। ऐसा व्यवहार आप अरविंद केजरीवाल जी के साथ कर रहे हैं, आतंकवादियों जैसा। आपको शर्म नहीं आती? प्रधानमंत्री जी अपनी दुर्भावना में इस कदर अपनी नफरत में आप आगे बढ़ चुके हैं कि उनके परिवार से, उनकी पत्नी से उनकी मुलाकात बीच में शीशे की दीवार खड़ी करके आप करते हैं। प्रेस ब्रीफिंग में संजय सिंह ने दावा किया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को एक शीशे के जरिए से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से मिलने के लिए कहा गया था। इसे लेकर भी आप सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। पंजाब जैसे सूबे के मुख्यमंत्री जिनको Z+ श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है, दिल्ली के 3 बार के निर्वाचित मुख्यमंत्री की मुलाकात आप शीशे की दीवार खड़ी करके कराते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री जी ने इस कार्रवाई से जाहिर कर दिया गया है कि उनके मन में पूरी तरीके से एक नफरत, दुर्भावना और बदले की भावना अरविंद केजरीवाल जी के प्रति भरी हुई है। बता दें कि सोमवार को भगवंत मान और सीएम केजरीवाल की तिहाड़ जेल में मुलाकात हुई थी। इसके बाद बाहर आए भगवंत मान भावुक दिखे थे। भगवंत मान ने आरोप लगाया था कि केजरीवाल के साथ बुरा बर्ताव हो रहा है। आज शीशे के पार जैसे बहुत बड़ा कोई हार्डकोर क्रिमिनल जो है वो बैठा हो सामने, शीशे के पार फोन पे बात करवाई, मतलब हद हैरानी की। मोदी जी चाहते क्या है? मतलब ऐसे ये ट्रीटमेंट मिलेगी क्या? आमने सामने नहीं हुई, शीशा लगा हुआ था, फोन पे उधर से फोन पे बात कर रहे थे और शीशा भी ऐसा गंदा शीशा कि शक्ल भी अच्छी तरह के एक दूसरे की नजर नहीं आ रही थी। लेकिन ये जो चीज है ये बहुत ही इनको महंगी पड़ेगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो कट्टर ईमानदार है, जिसने पारदर्शिता की राजनीति शुरू की, बीजेपी की राजनीति खत्म की, उनको ऐसे ट्रीट किया जा रहा है। आज मुझे थोड़ा टाइम लगा अपने आप को संभालने में। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि जेल में अरविंद केजरीवाल के साथ बुरा बर्ताव हो रहा है, तो बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल भ्रष्टाचार में शामिल हैं और वो जेल से सरकार नहीं चला सकते। कुल मिलाकर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जारी है। काबिले गौर है कि दिल्ली के कथित शराब घोटाले में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। अब 15 अप्रैल को कोर्ट ने उन्हें फिर 23 अप्रैल तक की हिरासत में भेज दिया है। फिलहाल अरविंद केजरीवाल 23 अप्रैल तक तिहाड़ जेल में ही रहेंगे। वहीं गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 29 अप्रैल को सुनवाई होगी। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अब बात करते हैं 17 अप्रैल के पावन दिन की। 17 अप्रैल यानी रामनवमी, जिसे लेकर अयोध्या में एक दिव्य और भव्य आयोजन किया जा रहा है। ये एक ऐसा आयोजन है जिसमें आस्था और विज्ञान दोनों का संगम है।
500 साल के बाद पहली बार होगा जब भगवान राम के जन्मोत्सव को मनाने के लिए उनको सूर्य के दर्शन करवाए जाएंगे। सूर्य की जो सीधी किरणें हैं उनकी मूर्ति पर पड़ेंगी। ये होगा दोपहर 12 बजे। और क्या क्या इस अवसर पर खास होगा, इसके लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश भर से भक्त दर्शन करने के लिए भारी तादाद में पहुंच रहे हैं। दशकों के लंबे इंतजार के बाद श्री रामलला टेंट से निकलकर 22 जनवरी को राम मंदिर में विराजमान हो गए हैं और तभी से उनके दर्शन के लिए लाखों भक्त पहुंच रहे हैं। अब श्री रामलला के जन्मोत्सव के विशेष अवसर राम नवमी पर राम भक्त एक और अद्भुत दृश्य के साक्षी बनने जा रहे हैं। मंदिर में सूर्यवंशी भगवान राम के मस्तक पर स्वयं सूर्य देव तिलक करेंगे। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि राम मंदिर में सूर्य अभिषेक का सफल परीक्षण किया गया है। यहाँ दर्पण के जरिए भगवान के मस्तक पर सूर्य ने तिलक किया है। वैज्ञानिकों की मौजूदगी में ठीक दोपहर 12 बजे इस सूर्य तिलक का सफल परीक्षण किया है। इन तस्वीरों को जिसने भी देखा वो भाव विभोर हो उठा। राम जन्मोत्सव के मौके पर लगभग 4 मिनट तक भगवान सूर्य रामलला का तिलक करेंगे। इसके लिए सूर्य की किरणों को पहले अलग अलग 3 दर्पणों के जरिए अलग अलग एंगल में डाइवर्ट किया जाएगा। इसके बाद इन किरणों को पीतल की पाइपों के जरिए आगे गुजारा जाएगा। पीतल की पाइपों में क्षरण कम होता है, इसलिए इस धातु का इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद उन किरणों को लेंस के जरिए सीधे रामलला के मस्तिष्क पर डाइवर्ट किया जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया 4 मिनट चलेगी। बताते चलें कि रामलला के गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठित होने के बाद ये पहली रामनवमी है, लिहाजा राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने रामनवमी की खास तैयारियां की हैं। इस कड़ी में रामनवमी के दिन रामलला का सूर्य तिलक अद्भुत और दिव्य होगा। सभी लोग आश्वस्त हैं कि रामनवमी में जो श्रद्धालु आएंगे उनको सुविधाजनक ढंग से भगवान राम का दर्शन हो सकेगा। विशेष रूप से रामनवमी में आकर्षण भी है क्योंकि हम लोग प्रयासरत हैं। अभी भी यद्यपि वो एक तरीके से अभ्यास किया जा रहा है, लेकिन प्रयासरत हैं कि सूर्य किरण जो है वो भगवान के माथे पर 12:16 के करीब 5 मिनट के लिए आए और आशीर्वाद प्राप्त करे। तो वह भी एक प्रकार से महत्वपूर्ण तकनीकी व्यवस्था की जा रही है। अब आपको सूर्य अभिषेक का महत्व भी समझाते हैं। भगवान राम का जन्म सूर्य वंश में हुआ था और उनके कुल देवता सूर्य देव हैं। भगवान राम का जन्म मध्यकाल में अभिजीत मुहूर्त में हुआ था, तब सूर्य अपने पूर्ण प्रभाव में थे। भारतीय धर्म दर्शन में बताया गया है कि उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने, पूजा करने से बल, तेज और आरोग्य की प्राप्ति होती है। कुंडली में सूर्य की स्थिति भी मजबूत रहती है। विशेष दिनों में जब सूर्य देव की पूजा की जाती है तब दोपहर के समय में ही होती है, क्योंकि तब सूर्य देव अपने पूर्ण प्रभाव में होते हैं। भगवान राम का जन्म चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुआ था, इसीलिए इस दिन हर साल राम नवमी का त्योहार मनाया जाता है। लेकिन राम भक्तों के लिए इस बार राम नवमी का पर्व बेहद खास होने वाला है। इसकी वजह है करीब 500 साल के लंबे इंतजार के बाद प्रभु श्री राम अपनी जन्मभूमि पर बने भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं। इसलिए रामनवमी के दिन इस बार अयोध्या में राम मंदिर का अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और रामलला के बाद आइए अब बात करते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर हैं। वो लगातार हुंकार भर रहे हैं, विपक्ष को खरी खोटी सुना रहे हैं। लेकिन आज बारी थी लालू प्रसाद यादव की। उन्होंने बिहार में लालू प्रसाद यादव का जो चुनाव चिन्ह होता था उसको एक लालटेन दौर करार दिया और लालू यादव के जो भ्रष्टाचार थे वो एक बार फिर से जनता के समक्ष रखे। उन्होंने बिहार की जनता को पिछले शासनकाल में जो गुंडा राज था उसकी याद दिलाई। लालू यादव और जो विपक्षी दल हैं उनको लेकर प्रधानमंत्री ने क्या क्या कहा, इसे घमंडिया करार दिया। कांग्रेस को लेकर उन्होंने क्या चुटकी ली, आइए जानते हैं
इस आखिरी बिग न्यूज़ की बिग रिपोर्ट में। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। देश भर में चुनावी रण शबाब पर है। पक्ष और विपक्ष जमीन पर अपने पक्ष में माहौल बनाने में जोर शोर से जुटा हुआ है। सत्तारूढ़ बीजेपी का चुनाव प्रचार जहां जोर पकड़ने लगा है, वहीं विपक्षियों ने भी प्रचार में ताकत झोंक दी है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के चुनावी दौरे पर रहे। गया में रैली करते हुए प्रधानमंत्री ने आरजेडी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि आरजेडी ने बिहार को केवल 2 ही चीजें दी हैं, जंगल राज और भ्रष्टाचार। बिहार में जंगल राज का सबसे बड़ा चेहरा आरजेडी है। भ्रष्टाचार में बिहार में भ्रष्टाचार का दूसरा नाम आरजेडी। बिहार की बर्बादी की सबसे बड़ी गुनहगार चारा घोटाले के नाम पर वोट मांगने वाले, क्योंकि उस पर तो अदालत से चारा चोरी की है, गरीबों को लूटा है, अदालत ने मोहर लगा दी है। भाई साथियों, आरजेडी ने बिहार को केवल 2 ही चीजें दी है, एक जंगल राज, दूसरा भ्रष्टाचार। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में इंडी महागठबंधन को घमंडिया अलायंस करार दिया और कहा कि घमंडिया अलायंस के पास न कोई विजन है, न कोई विश्वास है। घमंडिया अलायंस के पास न कोई विजन है, न कोई विश्वास है। ये लोग जब वोट मांगने जाते हैं तो भी नीतीश जी के कामों पर वोट मांगते हैं। ये लोग क्यों नीतीश जी के कामों का, केंद्र सरकार के कामों का क्रेडिट खाते हैं, वो पूरा बिहार जानता है। आरजेडी ने भी इतने वर्षों तक बिहार पर राज किया है, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है कि अपनी सरकारों ने क्या काम किए उसकी चर्चा करें। गया में रैली करने के बाद प्रधानमंत्री ने पूर्णिया में भी हुंकार भरी। पूर्णिया में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर इशारों में निशाना साधा और कहा कि उन्होंने आपातकाल में संविधान को रद्द करने, संविधान को बंधक बनाने और संविधान को तोड़ने मरोड़ने का काम किया था। वो लोग हैं जिन्होंने आपातकाल में संविधान को रद्द करने, संविधान को बंधक बनाने और संविधान को तोड़ने मरोड़ने का काम किया था। हमें याद रखना है, जो लोग सत्तावर सरकार को एक परिवार की मुट्ठी में रखना चाहते हैं, संविधान उनकी आंखों में हमेशा खटकता है। इसलिए अब ये लोग संवैधानिक व्यवस्था से हुए चुनाव के नतीजों को अस्वीकार करने की धमकी देने लगे हैं, लेकिन इनके मंसूबे कामयाब न हो। संविधान दलित, पिछड़ा, आदिवासी की ताकत बना रहे, इसके लिए हमें एकजुट होकर साथ खड़े रहना है। प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि आज एनडीए सरकार मखाने को सुपर फूड के रूप में प्रमोट कर रही है। साथियों, बिहार और पूर्णिया के पास सामर्थ्य की कभी कमी नहीं थी। हमारे बिहार का किसान भरपूर मक्का उत्पादन करता है। बिहार में जूट और मखाने की खेती भी खूब होती है।
पिछले 10 वर्षों में हमने जूट की एमएसपी को बढ़ाकर 2 गुना किया है। बिहार का 20% मखाना अकेले पूर्णिया के किसान ही पैदा करते हैं। हमने आपके इस सामर्थ्य को प्रोत्साहन दिया। नतीजा ये हुआ कि आपने मखाना के सीड प्रोडक्शन को करीब 2 गुना कर दिया। आज एनडीए सरकार मखाने को सुपर फूड के रूप में प्रमोट कर रही है। मोटे अनाज यानी श्री अन्न की तो मोदी ने पूरी दुनिया में मार्केटिंग की। काबिले गौर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिन में तीसरी बार बिहार आए हैं। पीएम मोदी इसके पहले 4 अप्रैल को जमुई और 7 अप्रैल को नवादा में जनसभा कर चुके हैं। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बिग न्यूज बिग शो को अब यहीं पर विराम देने का समय आ गया है, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हमेशा की तरह सूर्य समाचार पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहे हमारे साथ।